गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेडिकल सर्जिकल के बारे में। मेडिकल सर्जिकल कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ये इसके अंदर जितनी भी ऑल ओवर हमारी बॉडी होती है, उनकी जितनी भी बीमारियां होती है उनके बारे में पढ़ा जाएगा कि उन बीमारियों को आप दवाइयों से, मेडिसिन से ठीक कर सकते हो, सर्जिकल प्रोसेस से आप ठीक कर सकते हो, या दोनों की दोनों प्रोसेसेस ठीक कर सकते हो। तीसरा आता है इसमें वर्ड नर्सिंग। तो यहाँ पे इन तीनों वर्ड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मेडिकल सर्जिकल एक ऐसा सबसे बड़ा, जो भाई वजन में बड़ा नहीं है, मतलब वैसे क्या होता है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक सिस्टम होता है, एक बुक होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑल ओवर बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, माइनर से लेके मेजर प्रॉब्लम तक के बारे में डिस्कस किया जाता है, और उनके बारे में आप कैसे उनको ठीक कर सकते हो, उनका मैनेजमेंट आप मेडिसिन से कैसे कर सकते हो, उनका मैनेजमेंट आप सर्जरी से कैसे कर सकते हो, एक नर्स का क्या रोल होता है, चाहे वो दवाई दे रही है, चाहे सर्जरी प्रोसेस जब हो रहा है तो उसके बाद में, उसके पहले उस नर्स का क्या रोल होता है, वो सब हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे आप देखोगे, तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है, मेडिकल, दूसरा सर्जिकल, तीसरा नर्सिंग। मेडिकल का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। क्या होता है? मेडिसिन। सर्जिकल का मतलब क्या होता है? सर्जरी। और नर्सिंग का मतलब आप सारे जानते हो, एक ऐसा प्रोफेशन जिसके द्वारा हम पर्सन को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सारी सर्विसेज क्या करते हैं हम लोग? प्रोवाइड करते हैं। किसके द्वारा? एक नर्सिंग प्रोफेशन के द्वारा। डिजीज को होने से बचाने के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, डिजीज हो गई है तो उसको ज्यादा होने से रोकने के लिए, या फिर कोई हाथ पैर वगैरह कट गया तो उसके बाद में आप उस इंसान को कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करवा सकते हो। ये क्या होता है? नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे किनके बारे में? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये एक ऐसी मेडिकल की ब्रांच होती है जिसके अंदर मेडिसिन भी आती है, सर्जरी भी आती है, और इन सब के बीच में जो एक चैनल होता है, मीडिएटर होता है, वो कौन होता है? नर्सिंग प्रोफेशन। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? नर्सिंग की डेफिनेशन। सब लोगों ने पढ़ी है फंडामेंटल के अंदर। क्या होती है नर्सिंग की डेफिनेशन? आईएनसी, क्या, किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ICN ने नर्सिंग को किस प्रकार परिभाषित किया है? नर्सिंग वर्ड है, नर्स द्वारा किया जाने वाला वह अद्भुत कार्य जो एक नर्स ही कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो नर्स के द्वारा किया जाने वाला वह अद्भुत कार्य जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की सारी गतिविधियों के संपादन में मदद करती है। अरे एक इंसान की सारी गतिविधियां जो भी है तो उनको कंप्लीट करवाने के लिए नर्स के द्वारा जो की जा रही एक्टिविटी है, जो स्वास्थ्य या उसकी पुनर्स्थापना में सहयोग देती है, शांतिपूर्ण मृत्यु में भी उसका सहयोग देती है, और वह इन कार्यों को अकेले ही बिना किसी की सहायता के कर सकती है। उसके पास आवश्यक शक्ति और इच्छा और ज्ञान होना चाहिए। उसको किसी दूसरे इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद अकेली उस पर्सन की केयर टेकर का काम कर सकती है, ठीक करने से लेके वो जब तक मरने वाला है, शांतिपूर्ण अच्छी मौत मरने वाला हो, वहां तक की पूरी केयर। ये नहीं भाई इंसान तड़प तड़प के मर रहा है, नहीं, मतलब उसके दर्द को आपने कम कर दिया है, उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा आपने कम कर दिया है। अब वो मरेगा तो ये तो रहेगा ना, दर्द की वजह से तो नहीं मर रहा, कराया नहीं था इंसान, टेंशन में, तनाव में नहीं था, दर्द की इसको इतना ज्यादा हो रहा, चिल्ला रहा था नहीं था, एकदम से शांतिपूर्ण इसकी मृत्यु होती है।
तो ये मत सोचना कि नर्स है वो मृत्यु करवाने में सहायता करती है, नहीं, उसका काम है उसको केयर करना, उसकी सहायता करना, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हेल्प करना। अगर वो हेल्प करेगी तो वो खुद क्या होगा, रिलैक्स रहेगा, शांत भी रहेगा और थोड़ा बहुत हेल्दी भी रहेगा, स्वस्थ भी होने लग जाएगा। हाँ, वो बात एक अलग है कि ट्रीटमेंट भाई उस पर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, सबको पता है कि लास्ट में इसकी मृत्यु होने वाली है, बट उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। घर वालों को बोल दिया डॉक्टर ने आप इसको ले जाओ, ये नहीं बचने वाला है, बट घर वाले तो जहां तक कोशिश करते हैं यही करते हैं कि नहीं, जहां तक हो आप इसको केयर करो। इज दैट क्लियर? वो यही तो चाहते हैं ना कि भाई जब तक ये जिंदा है तब तक उसकी केयर तो कम से कम मिलनी चाहिए ना। वही केयर एक नर्स यहाँ पे कर रही है, ताकि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो ये ना रहे कि उसको केयर नहीं मिली थी। इज दैट क्लियर? ये सारा काम कौन करता है? एक नर्स करती है, उसको बिना किसी सहायता के, क्योंकि उसके पास वो पावर है। समझ में आया? उसके पास वो पावर है कि वो खुद उसकी सहायता कर सकती है। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे किसके बारे में? मेडिसिन के बारे में। अब मेडिकल के अंदर क्या आता है? मेडिसिन, ये वह चिकित्सा विज्ञान, अरे साइंस की वह ब्रांच है, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके द्वारा रोगी का उपचार दवाइयों से, एक्सरसाइज से, डाइट मॉडिफिकेशन से और अन्य नॉन सर्जिकल, बिना सर्जरी के जितने भी मेथड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, उसी को आप बोलते हो मेडिकल साइंस। समझ में आया आपको मेडिकल साइंस किसको बोलते हो? सर्जरी के अलावा जो भी आप उसको दे रहे हो ठीक होने के लिए, वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड आते हैं? मेडिसिन के अंदर, जो क्या है? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। समझ में आया? क्या? मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके द्वारा पेशेंट को हम दवाइयों के साथ साथ में उसके खान पान से रिलेटेड, उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड या बाकी अदर परिवर्तन करके हम उस इंसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? मेडिसिन बोलते हो। हिपोक्रेट्स यहाँ पे नाम दे रखा है, ये हिपोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। अरे जन्मदाता है ये इसके, किसके? मेडिसिन के, फादर ऑफ मेडिसिन। दवाइयों के जन्मदाता, दवाई को बनाने वाले जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। इन्होंने सबसे पहले ही क्या किया था? दवाइयों का डिस्कवर किया था, इसीलिए उनको आप क्या बोलते हो? फादर ऑफ मेडिसिन। किसको? हिपोक्रेट्स को। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे, किसकी? सर्जिकल की। सर्जरी के अंदर भाई चीर फाड़ करनी है, वह विज्ञान की ब्रांच, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके द्वारा किसी बीमारी अथवा चोट का उपचार विशेष उपकरणों की सहायता से लगाए गए चीरे या इंसिजन के द्वारा किया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? सर्जरी। अगर कोई चोट हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया और आप उसकी चीर फाड़ करके अगर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को आप क्या बोलते हो? सर्जिकल साइंस और सर्जरी। इसके जो जनक थे वो कौन थे? सुश्रुत। सुश्रुत को सर्जरी का जनक या फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। समझ में आया? सबसे पहले सर्जरी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे अगर इन तीनों को एक साथ डेफिनेशन देखते हो तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग की वह ब्रांच जिसके अंदर मेडिसिन और सर्जरी विधि के द्वारा उपचार प्राप्त कर रहे रोगी को नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है, इसी को आप क्या बोलते हो? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अरे सीधी सी बात है कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत दवाइयों के साथ साथ में सर्जरी के द्वारा आप अगर किसी इंसान को ठीक कर रहे हो और उसके अंतर्गत एक नर्स के द्वारा जो नर्सिंग केयर दी जा रही है, इसी को आप क्या बोल रहे हो? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इज दैट क्लियर? चीज समझ में आई कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप किसको बोलते हो? कि वो ब्रांच
जिसके अंतर्गत एक पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ में सर्जरी के द्वारा भी उपचार किया जाता है, और उस उपचार के दौरान जो नर्सिंग देखभाल की जाती है उसी को आप क्या बोलते हो? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किसे कहते हैं। अब अगर यहाँ बीमारियों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ इंसान को पढ़ना। अरे बीमारी की बात करने से पहले क्या जरूरी है? एक हेल्दी इंसान को पढ़ना। किसको पढ़ना? हेल्थ को पढ़ना। स्वास्थ्य को पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में रोग को पहचानो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात की जाएगी किसकी? डेफिनेशन, वो भी हेल्थ की। WHO ने क्या बनाया था? हेल्थ की एक डेफिनेशन दी थी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये किसकी डेफिनेशन है? हेल्थ की। क्या है ये? हेल्थ की डेफिनेशन है, स्वास्थ्य की परिभाषा है। WHO ने ये कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। अरे अगर कोई इंसान, ये जरूरी नहीं है कि भाई अपंग है और बट उसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हेल्दी कैसे हो सकता है? हेल्दी आप उसी को मान सकते हो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। अरे बिना बीमारी के ना मौजूद होने के साथ साथ में अगर वो इंसान फिजिकली फिट है, सोशली फिट है, सामाजिक रूप से फिट है, दिमागी तौर से फिट है, और कोई उसके हाथ पैर नहीं टूटे हुए हैं, ना कोई उसको बीमारी के लक्षण है, उसी इंसान को WHO ने स्वस्थ माना है। अगर इनमें से किसी एक में भी मान लो सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, बट वो इंसान दिमागी तौर से पैदल है, वो इंसान स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई? तो सारी चीजें जरूरी है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। अरे किसी भी प्रकार की बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र से नहीं, इंसान पूरी रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर पूरी रूप से तंदुरुस्त है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, तभी आप उस इंसान को क्या मान सकते हो? हेल्दी मान सकते हो। इज दैट क्लियर? इस हेल्थ के कुछ आयाम बताए थे कि इनके आधार पे क्या कर सकते हैं हम लोग? हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं कि जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक इंसान को हेल्दी मान सकते हैं। उस हेल्दी के अंदर सबसे पहले आती है मानसिक, मेंटली, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक और अन्य आयाम। अरे इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इंसान का पता कर सकते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से बात करो तो मानसिक रूप से भाई क्या चीजें आ जाती है? मानसिक रूप से वही प्रॉब्लम आती है कि इंसान की जो लाइफस्टाइल होती है, जीवन शैली होती है, वो क्या होती है? बदलने लग जाती है। मान लो किसी किसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाती है कि उसके जैसे आप वाइटल, किसी को क्या होगी? बीपी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी का टेम्परेचर ज्यादा हो रखा है। समझ में आ रहा है क्या? किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का टेम्परेचर बढ़ गया, किसी की अदर बॉडी ऑर्गन के अंदर चेंजेस आ गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिजिक डायमेंशंस होते हैं या आयाम जिनको आप बोल सकते हो। इनके द्वारा आप पता कर सकते हो कि एक इंसान जो क्या हो, शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए। समझ में आया? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक और अन्य। अरे इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो आपके ऑर्गन की हो, चाहे आपको बीपी की प्रॉब्लम हो,
चाहे आपकी आंखों की प्रॉब्लम हो, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी हार्ट रेट, आपका रेस्पिरेशन, जितने भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से काम करने चाहिए, तभी आप उसको क्या मान सकते हो, हेल्दी मान सकते हो। ये क्या है, आयाम का मीन्स क्या होता है, डायमेंशन। इन्हीं डायमेंशन के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इंसान हेल्दी है या नहीं है। तो पहला क्या है, शारीरिक आयाम, मतलब इंसान के बॉडी ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने चाहिए। अगर सेकेंड वन की बात करेंगे, क्या, मानसिक आयाम। अरे मानसिक आयाम के अंदर क्या होता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, दिमागी बीमारियां उसके अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। किसमें, मानसिक आयाम में। अगर मानसिक आयाम की बात की जाए तो इसके अंदर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या दिमाग की बीमारियां, अरे दिमाग की बीमारी बोलते हैं ना, सबको पता है, डिप्रेशन हो जाता है, तनाव आ जाता है, इंसान पे दिमागी तौर से थोड़ा सिचुएशन खराब हो जाती है, दिमाग ऐसे बोलते हैं ना पागल हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम उस इंसान के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। कुछ कुछ पागल तो ऐसे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि सिचुएशन क्या है। अगर रोने वाली सिचुएशन होती है तो वो हंस देते हैं, हंसने वाले पे रो देते हैं। और कभी बार तो कोई कितना ही जोक जोर से मारो, कोई इमोशन, कोई हंसी कुछ भी नहीं निकलती है। ये पागलों की निशानियां होती हैं, जो क्या करती है, इंसान को हेल्दी या स्वस्थ नहीं बताती, अनहेल्दी बताती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो क्या आती है, आध्यात्मिक। अगर आध्यात्मिक के अंदर देखा जाए तो ये बोलते ना, ये हम लोग इसमें विश्वास करते हैं ना भाई, ये अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे अपने जो स्पिरिचुअल वगैरह नहीं होते कि ये धर्म वगैरह, जाति वगैरह को ऐसे कुछ मानते हैं ना कि इस रिलीजन के लोग ये करते हैं, इस रिलीजन के लोग ये करते हैं, इस धर्म को ये नहीं मानते हैं, कास्ट वास्ट जो भी चीजें आती हैं स्पिरिचुअल, भगवान के अंदर विश्वास रखो बट इतना भी नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। इज दैट क्लियर। तो ये नहीं है कि भाई हर किसी का एक अलग अलग रिचुअल होता है, रीति रिवाज, सीधी सी बात है। आध्यात्मिक के अंदर क्या होता है, रीति रिवाज से रिलेटेड चीजें आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीति रिवाज के अंदर कोई चीजें आप नहीं खा सकते हो, कई चीजें आप खा सकते हो, जिनकी वजह से आपका जो डाइट प्लान है वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो अगर इन सब की वजह से आप अनहेल्दी होए जा रहे हो, उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बीमार होने लग जाते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि सुपर नेचुरल पावर है, अरे भाई भगवान को हम मान रहे हैं, अपने को ही पता है भाई हम भगवान की वजह से ही आए नीचे, सबको पता है। बट अगर आप उसके अंदर ये जो बोलते हैं ना, ये सारी चीजें, ये अंधविश्वास नाम सुना ही है ना, अंधविश्वास को आप सीधी भाषा में देखो तो अंधविश्वास जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, इसमें तो भूत प्रेत आ गया है। समझ में आ रहा है, ये सुपर नेचुरल पावर में ही तो आता है कि भूत प्रेत आ गए, तो फिर झाड़ फूंक वाले बाबा जी के पास लेके जाते हैं। बाबा जी पता नहीं मिर्च मसाला क्या क्या डाल के उसकी भूतनी या भूत बाहर निकालते हैं। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? हम में से किसी ने भी कोई भूत भूत नहीं देखा है, बस नाम सुना है और नाम सुन के डर जाते हैं कि हाँ ये होता है, रात को लेट जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फलाना ढिकना, पता नहीं, ये सारा कुछ सोचते रहते हैं। बट क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ है? मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानती है। इज दैट क्लियर। मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि जो सुपर नेचुरल पावर है उसमें अगर आपने अंधविश्वास करने लग जाते हो तो आप क्या करते हो, किसी भी इंसान की बातों में विश्वास करने लग जाते हो, बाबा वगैरह जो भी होते हैं उनकी बातों में विश्वास करने लग जाते हो, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको अनहेल्दी साबित करता है। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है, वो ये बता कि ये इंसान दिमागी तौर से थोड़ा लग रहा है कि ये ऐसा ही है, तो बोलते ना विश्वास रखो बट अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास ठीक है,
अंधविश्वास कर लिया तो लोग आपको पागल समझेंगे, और वो सही भी है, उससे आप अपना बिहेवियर खुद शो करते हो दूसरों के सामने कि आप एक्चुअल में हो क्या। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें किसके अंदर आती है? आध्यात्मिक में। रीति रिवाज भी इसी में आते हैं। भाई कुछ लोगों का क्या रिवाज है, कोई रिलीजन, मुस्लिम किसको मानते हैं, हिंदू लोग किसको मानते हैं, क्रिश्चियन, जैनिज वगैरह, इन सबका अलग अलग रिचुअल या रीति रिवाज होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप अपने आप को उन दूसरे रीति रिवाजों में ढाल लेते हो तो वो क्या करवा देता है, फिर आपके अंदर प्रॉब्लम्स वाली कंडीशंस है वो क्रिएट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होता है आपका आध्यात्मिक डायमेंशन। सांस्कृतिक आयाम, ये भी क्या होता है? दादा परदादा, अरे जो ये बोलते हैं ना घर वालों के संस्कार, संस्कृति के अंदर क्या आते हैं? कल्चरल डायमेंशन आते हैं, जिसमें समाज में जितने भी सांस्कृतिक कारक, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये क्या करती है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। हमारे रीति रिवाज कुछ ऐसे हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदर रिलीजन के रीति रिवाज अलग है कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये रीति रिवाज कुछ हद तक हमारे लिए सही भी होते हैं। समझ में आया? और ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करने का काम भी करते हैं। कुछ रीति रिवाज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बट कुछ रीति रिवाज है जिनको नहीं मानना चाहिए बट फिर भी लोग उनको चलाते आ रहे हैं। कुप्रथाएं होती है ना, जैसे कि दहेज को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, और विडोज वगैरह को, जो विधवा वगैरह होती है तो उसको लेके प्रॉब्लम आ जाती है, घूंघट वगैरह था तो उसको लेके प्रॉब्लम। बट ये सारी चीजें अभी क्या हो गई है? हटा दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये तो सोशल से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, बट इनमें से कुछ ऐसी संस्कृति या रीति रिवाज जो हमारे लिए क्या करते हैं? बेनिफिट का काम करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? सांस्कृतिक डायमेंशन और कल्चरल डायमेंशन। अगर नेक्स्ट वन के अंदर बात करें कि अन्य आयाम, जिसमें आता है एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल, जितने भी हैं भाई, क्या क्वालिफिकेशन है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो अपनी हेल्थ को लेके उतना ही कॉन्शियस रहेगा। जिनके पास जितना पैसा रहेगा, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय आते हैं, अगर भाई किसी का व्यवसाय बिजनेसमैन है तो भाई उसके पास पैसे हैं, वो अपनी हेल्थ को लेके उतना ही ज्यादा कॉन्शियस रहेगा, चेकअप करवाएगा, साल में 1 बार 2 बार जितने भी बॉडी चेकअप करवाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता रहता है, अपनी फैमिली को भी वो हेल्दी रखता है, अच्छा खाना भी वगैरह, फूडीज वगैरह भी अच्छा खाते हैं। वहीं जो लोग पुअर एरिया से बिलोंग करते हैं, गरीबी से बिलोंग करते हैं, उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती है, तो वो फिर स्वस्थ रहे कहाँ से रहेंगे? वो क्या हो जाते हैं? फिर अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे अंदर जो भी हेल्थ होती है हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। समझ में आई आपको ये सारी चीजें? इन सारे डायमेंशन के द्वारा हमारे स्वस्थ होने का इंडिकेटर मिलता है। समझ में आ रहा है? इन सब के द्वारा हमारे स्वस्थ होने का इंडिकेटर मिलता है, उन्हीं को आप बोलते हो डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वन की सभी पढ़ेगी, कुछ प्रमुख डायमेंशन है जिनको हम लोग इस डायग्राम से देख रहे हैं, इन्हीं डायमेंशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। अगर ये डायमेंशंस बिलो कैटेगरी से हो जाते हैं या आपकी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है तो वो सारी चीजें फिर आपको अनहेल्दी साबित करने लग जाती है। इज दैट क्लियर? सारी चीजें अनहेल्दी साबित, अगर आप अपने समाज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल के रहोगे तो आप वहां पे हेल्दी रहोगे कि नहीं रहोगे? वहीं अगर आप एक कोने में पड़े रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, उनके अंदर अब आप देखो, एक तो जॉइंट फैमिली है। अच्छा, जॉइंट फैमिली के नुकसान भी है तो फायदे भी बहुत है। नुकसान ये है कि भाई थोड़ा खाना पीने का प्रॉब्लम हो जाती है, बट फायदा क्या है कि आप अपनी दिल की बातें, अपने मन की बातें, आप अपने तनाव को, अपने टेंशन को, स्ट्रेस को अपनी फैमिली के सामने रख सकते हो। इज दैट क्लियर? ये आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको
फिजिकली, मेंटली और सोशली, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को लेके कुछ वहां पे लोचा हो जाता है, बाकी अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर अगर घर वाले जितने होंगे, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची भाई बहन, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं हस्बैंड वाइफ में वो कितना क्या सपोर्ट दे सकते हैं एक दूसरे को, इज दैट क्लियर। वहां पे उनको खाना अच्छा मिल सकता है, बट जो मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे, वो तनाव में चले जाएंगे, वो सिचुएशन उनमें ज्यादा देखने को मिलेगी, इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें हेल्दी डायमेंशंस को बताती है कि हेल्थ के डायमेंशन है, इनके द्वारा हम पता कर लेते हैं कि इंसान हेल्दी है या नहीं है। कुछ ये इंडिकेटर भी होते हैं, किसके, डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के। इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर देखोगे जैसे कि अनुवांशिक कारक हो गया भाई, जेनेटिक हो गया, पर्यावरण पर हो गया, जीवन लाइफस्टाइल हो गई, सोशल और कल्चरल हो गया, न्यूट्री से संबंधित हो गए, इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो गए, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गए, और अन्य कोई कारक है। ये सारे के सारे क्या है, क्या है, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। क्या है ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ या स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, क्या, स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या करती है भाई, आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कुछ कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर है। अरे जेनेटिक फैक्टर के अंदर वो चीजें इंक्लूड हो जाती है, मान लो अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई बीमारी थी, क्या आपकी फैमिली मेंबर को बीमारी थी, वो बीमारी आनुवंशिक है तो आपको भी वो हो सकती है। तो इंडिकेटर, अगर आपकी पूरी फैमिली पिछले पता नहीं कितने जन्मों से हेल्थ स्वस्थ होती है, तो आपके अंदर भी बीमारी होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। पर्यावरण अगर अनहेल्थी हो जाता है, पर्यावरण पोल्यूशन, क्या हो गया, प्रदूषण वाली सिचुएशन आ गई है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे पानी जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, कुछ भी हो, तो अगर पर्यावरण प्रदूषण भी हो जाए तो आपकी हेल्थ को क्या कर देते हैं, ये इफेक्ट कर देते हैं। लाइफस्टाइल, आप मतलब आपकी हैबिट्स क्या है, आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल करते हो, नॉन वेज लेते हो या वेज लेते हो, ये सारी की सारी चीजें भी आपकी क्या करती है, स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। सामाजिक, और वो इसमें वही सारी चीजें आ गई, सोशल और कल्चरल में अपने रीति रिवाज वगैरह। पोषण, न्यूट्रिशन से संबंधित है, न्यूट्रिशन संबंधित के अंदर क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि कई बार क्या होता है, मान लो आप भाई खाना तो खा रहे हो बट उसके अंदर विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं लोगे तो उनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, उसमें विटामिन भी रहेंगे, न्यूट्रिशंस भी रहेंगे, मिनरल्स भी रहेंगे, सारा कुछ रहेगा, तो आप बीमार क्यों होगे, समझ में आ रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम किसी की कमी की वजह से भी हो सकती है, आप पोषण तो ले रहे हो, उस पोषण के अंदर कोई चीज कम रह गई तो वो आगे जाके बीमारी दे सकती है। इकोनॉमिक पावर, अरे मिडिल क्लास फैमिली है, लो क्लास फैमिली है, हाई क्लास फैमिली है, सबको पता है इन सबका खाना कैसा कैसा होगा, इज दैट क्लियर। तो वो भी डिपेंड करेगा। अगर इकोनॉमिक पावर, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, समझ में आया। आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। कमाने वाला एक, खाने वाले 15, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, इज दैट क्लियर। और वहीं कमाने वाले 2 और खाने वाला उनका बच्चा, मतलब 3 जने, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, ठीक है, सास ससुर मान लो, जो भी है, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार। उनमें हर एक चीज क्या आती है, लिमिट्स में जो भी चीजें होती हैं। आप ये भी नहीं है भाई 3 जने हो गए छोटा परिवार, नहीं। फैमिली का मतलब क्या होता है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ, समझ में आ रहा है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हो। अगर मम्मी पापा हैं, हम हस्बैंड वाइफ है और हमारा बच्चा है, तो ये हमारी कंप्लीट फैमिली। आप कंप्लीट फैमिली हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे को नहीं मान सकते, समझ में आया। वो फैमिली छोटी है
बट वो सुखी नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमिक पावर भी, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है तो खाना खाएंगे कहां से? अमीरों के पास पैसे बहुत है, खा भी सकते हैं, बीमार भी होंगे तो वो ठीक होने के लिए दवाई भी दे सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमिक पावर भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य सेवाएं, मान लो आप बैकवर्ड एरिया के अंदर हो, बैकवर्ड, इतना बैकवर्ड एरिया कि वहां डॉक्टर वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह कोई सुविधा नहीं है, तो भी आपको स्वास्थ्य को निर्धारित कर सकता है ये। पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। अरे भाई गांव में सरपंच हो गया, एमएलए हो गया, तो पानी वानी को लेके समस्या, लाइट को लेके समस्या, पता नहीं कितनी सारी। अब अगर लाइट प्रॉपर नहीं आएगी, समझ में आया? लाइट प्रॉपर नहीं आएगी तो क्या होगा भाई? आंखें तो खराब होनी है, अंधेरे में आप कितना क्या देख सकते हो, और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप गर्मी में क्या बिना लाइट के रह सकते हो? तो मतलब पानी के बिना आप रह सकते हो। तो ये सारी जो सप्लाईज होती है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सप्लाईज अगर बंद कर दी जाती है तो वो प्रॉब्लम भी हमारे हेल्थ को निर्धारित करती है, और अन्य कारण भी इसमें आ जाते हैं। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बीमारी वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह, सारी चीजें, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले तत्व है। इनके द्वारा बीमारी हो भी सकती है, और अगर सही रही तो बीमारी होगी भी नहीं। समझ में आ रहा है? पर्यावरण सही है तो हेल्दी रहेंगे, अगर पर्यावरण में प्रदूषण हो गया तो अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, अल्कोहल नहीं लेते हो, तो आप हेल्दी हो, बट अगर आप वो लेते हो तो आपको हेल्थ कभी भी धोखा दे सकती है। तो ये सारी चीजें अगर सही चल रही है तो सब कुछ सही, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये क्या कर सकते हैं? बीमारी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हेल्थ के बाद में बात करेंगे, तो हेल्थ के बाद में अगर जो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? डिजीज के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना आपको मेडिकल, सर्जिकल, उसकी डेफिनेशंस, उसके मीनिंग, उसके जो डायमेंशन है, हेल्थ क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ा। आई थिंक ये समझ में आएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, सबको अच्छे से पढ़ोगे तो मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट बहुत इजी होता है, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, और ये बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।